नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के अनेक मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस प्रमुख अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राजग घटक दलों के नेता और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित दर्ज कराई। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राज्यसभा के सभापति के रूप में भी पदभार ग्रहण कर लिया है। राधाकृष्णन जी राज्यसभा के सभापति के कार्यालय गए और उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है और बताया है कि राधाकृष्णन जी 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हो गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन के साथ साथ राज्यसभा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर सुनील के चौधरी जी से, जो प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर सुनील जी संसद टीवी पर आपका। रामकृपाल जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। मौका देश के 15वें उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का है। राधाकृष्णन जी देश के नए उपराष्ट्रपति हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को आप कैसे देखते हैं? क्या संदेश है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, बहुत ही, मैं अगर एक लाइन में कहूं तो ये भारतीय लोकतंत्र के एक लगातार मजबूत होते हुए और जिस तरह का सीपी राधाकृष्णन जी का जो अब तक का उनका कैरियर रहा है, तो मैं समझता हूं कि हमारा उच्च सदन में कि वो एक तरह से मुखिया होंगे। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र को, जो बहुत पुराना है, बहुत मजबूत रहा है, उसे और मजबूती प्रदान करेंगे। और देश ने ये देख लिया कि किस तरह से हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए हर तरह की चीजें, एक जिसको कहते हैं कि एक लोकतंत्र में जहां सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, कई अंतर्विरोध होते हैं, मतभेद होते हैं, वहां पे किस तरह से फैसले लिए जाते हैं। और जब फैसले लिए जाते हैं तो जैसा आपने कहा कि मल्लिकार्जुन जी भी वहां थे और सत्ता पक्ष के तमाम लोग थे, देश के तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों के। तो ये अपने आप में साबित करता है कि हमारे विविधता में जो हमारी एकता है जी, और वो जैसे कहते हैं ना, हिमालय से कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ, ऐसे मौके होते हैं जब हम दिखाते हैं कि देखिए हमारी राष्ट्रपति जी झारखंड, राधाकृष्णन जी तमिलनाडु, तो ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, ये हमारी संसद में उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, सर्वोच्च पद पर रहे हैं और जो उनकी गरिमा रही है, उनके आज तक के कार्य की, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता से बड़ी किसी के व्यक्तित्व बहुत बड़ा होता है, उसकी गरिमा पद की होती है। और राधा कृष्णन जी ने निर्विवाद, जिसका है ना कि एक अब तक का जो उनका कैरियर रहा है जी, वो बहुत ही किसी भी तरह के विवाद से बहुत ऊपर रहा है और चीजों के जानकार हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं। एक जिसको कहते हैं कि अनुशासित कार्यकर्ता की तरह वो राजनीति में आए और आज इस बड़े पद पर वो पहुंचे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। इस देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इतना मजबूत होगी कि वो पूरी दुनिया को एक संदेश देगी कि देखिए विकास किस तरह से होता है, सबको मिला करके समरसता के साथ विकास। मैं समझता हूं इसको और भी इसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा। जी, जाहिर सी बात है, विविधता में एकता का संदेश है, समरसता का संदेश है। जाहिर तौर पे जो सादगी का संदेश
देखने को मिला है वो भी अपने में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। डॉक्टर सुनील जी, आप कैसे देखते हैं इस मौके को, क्योंकि 15वें उपराष्ट्रपति जी की जब हम बात कर रहे हैं, देश के राधाकृष्णन जी की, जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं देश के, आप कैसे देखते हैं सामाजिक और राजनीतिक जो संदेश हैं इसके, उसके क्या मायने हैं? देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और भारत के 15वें राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी। तो ये राधाकृष्णन जी के साथ जो है, ये एक निरंतरता का भी बोध कराता है, ये पूरकता का भी बोध कराता है, और जिस प्रकार से आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में सबकी व्यापक उपस्थिति रही, ये उनकी स्वीकार्यता का भी बोध कराता है। तो अगर हम सीपी राधाकृष्णन जी के प्रोफाइल को देखें और उनकी एक लंबी राजनीतिक प्रशासनिक जर्नी को देखें, तो वो न केवल एक अनुशासक ही रहे हैं। आपने देखा कैसे वो भाजपा के अध्यक्ष पद पर तमिलनाडु में रहे। उन्होंने एक बहुत लंबी यात्रा की, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु राज्य के विभिन्न लोगों को, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समूह समुदायों को उन्होंने एकता के सूत्र में बांधा, और कैसे उन्होंने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को, या टेररिज्म के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ जो उन्होंने एक लंबी यात्रा की, वो उनकी एक अनुशासक पद का बोध कराता है। वो गवर्नर रहे, आपने देखा कि वो महाराष्ट्र के रहे, उससे पहले तेलंगाना के रहे, झारखंड के रहे, पुडुचेरी के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। तो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा, वो विवादों से दूर रहा। यही कारण है कि वो एक कुशल शासक भी रहे। विभिन्न संसदीय समितियों में, क्योंकि वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी रहे, तो संसदीय समितियों में उनकी भूमिका भी बहुत सराहनीय रही, अग्रणीय रही। और संसद के नेता के रूप में वो यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन में भी गए। ताइवान के अंदर भी उनका भारत के डेलीगेशन को लेकर के, और वहां पर भी उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। तो अनुशासक, प्रशासक और शासक, इन तीनों को जब हम समन्वयता को देखते हैं, तो सीपी राधाकृष्णन जी नवीन भारत 21वीं शताब्दी के भारत में एक नई भूमिका के रूप में आएंगे, और कहीं ना कहीं विपक्ष को और सत्ता पक्ष के मध्य एक संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सबकी आशा है। जी बिल्कुल। रामकृपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संदेश में जो ट्वीट किया है उसमें शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी को। साथ ही कहा है कि लोक सेवक के रूप में उनका जो कार्यकाल रहेगा वो राष्ट्र को समर्पित, उनका जीवन जिस तरह से रहा है उसी तरह वो राष्ट्र को समर्पित रहेगा। लोक सेवक के रूप में उनका जीवन, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? एक बहुत ही अच्छा शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, मोदी जी ने बहुत ही पहले एक बार कहा था, जब आए भी थे, कि हम लोगों को जो राजनीति में है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम शासक नहीं सेवक हैं। और उन्होंने प्रधान सेवक कहा था खुद प्रधानमंत्री के लिए। तो ये लगातार इस मैसेज को मोदी जी हमेशा बढ़ाते रहे हैं कि जो भी उच्च पद पर है या नीचे किसी पद पर है, हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने हमें चुन करके भेजा है, हम उनके सेवा के लिए आए हैं। तो ये जो सेवा, सत्ता की जगह, शासन की जगह अगर सेवा को सबसे पहले नंबरों पर रखें, तो ये भावना जब लोगों में जाएगी अल्टीमेटली, तो वो निश्चित रूप से हमारी जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, उसमें एक संवेदना रहेगी, हमेशा आपको सबको याद दिलाएगी। और राधा कृष्णन जी का पूरा व्यक्तित्व ही, उनकी पूरी यात्रा रही है, जिसमें कहीं भी वो शासक और प्रशासक झलकता नहीं, वो सेवक, लोकतंत्र के, देखिए, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता जो होती है वो तो लोक सत्ता होती है जी, वो लोक के पास होती है। और जो भी यहाँ पर जिस पद पर भी बैठा हुआ है वो लोक सेवक होता है। तो मोदी जी का जो संदेश है बहुत साफ है, वो सिर्फ राधा कृष्ण जी के लिए नहीं है, उसके माध्यम से, उनके माध्यम से ये पूरे देश के तमाम लोगों के लिए संदेश है कि देखिए, जो अपर हाउस के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहा है उसको वो कितना है, एक सेवक के रूप में, लोक सेवक के रूप में उसने अपनी भूमिका निभाई हमेशा। तो ये मैसेज है पूरे राष्ट्र के लिए कि हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं,
जनता ने हमें चुना, हम सब जनता के सेवक हैं। कभी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हम जनता के शासक हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कहा, जैसा प्रधान सेवक अपने लिए कहा था, उसी तरह से लोक सेवक का जो उन्होंने किया है वो उसका एक विस्तार है। उसी मैसेज का एक बार दोबारा से ये संदेश भेजना है कि हम सब जनता के सेवक हैं। प्रतिनिधि का मतलब है कि हम जनता के हितों के लिए काम करने आए हैं, उनकी रक्षा, सुरक्षा, उनका अधिकार, इन सबकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। जी बिल्कुल डॉक्टर सुनील जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राधाकृष्णन जी राजघाट गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही जिस तरह से उन्होंने पर्यावरण का संदेश आज दिया है, सादगी का संदेश दिया है, जिस प्रकार वो लोगों से राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद सबसे मिले, अभिनंदन किया, अभिनंदन स्वीकार किया, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सादगी, पर्यावरण के प्रति प्रेम, ये एक अपने में संदेश है। देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य में कहा कि वो लोक सेवक हैं, मैं थोड़ा एक कदम और आगे जाके कहना चाहूंगा कि वो चूंकि राज्यसभा के लोक सेवक ही नहीं बल्कि वो राज्यसभा के प्रथम सेवक होंगे, और प्रथम सेवक होने के नाते उन्हें राज्यसभा के सत्ता पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों के हितों को राष्ट्र हितों के साथ समकक्ष करते हुए उनका ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करना होगा। जिस प्रकार से वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के तुरंत पश्चात वो महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए, तो ये इस बात का प्रतीक भी है कि एज उपराष्ट्रपति के पद पे होने के कारण उन्हें संसदीय संप्रभुता, संसदीय मूल्य और साथ ही साथ जो हमारी संवैधानिक परिपाटी है उनके साथ मिलकर काम करना होगा। और ये इसी बात का सूचक है कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही साथ चूंकि संसद को चलाने के लिए संसदीय जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी कैसे संविधान के अंतर्गत अंतर्निहित होकर उनको आधार मानकर सदन का नेतृत्व करना है, राज्यसभा का नेतृत्व करना है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का बोध कराता है। और अंतोगत्वा चूंकि उपराष्ट्रपति भी हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, तो उपराष्ट्रपति के पद पर भी होने के कारण उन्हें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि राधाकृष्णन जी को 3 भूमिकाओं की महत्ता नजर आती है। एक, वो न केवल राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, उसके साथ ही साथ वो उपराष्ट्रपति भी हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति और पदेन सभापति होने के कारण संसद के, भारतवर्ष के वो एक ऐसे ब्रॉड एम्बेसडर हैं जो भारत की संप्रभुता को, संसदीय संप्रभुता को, संसदीय कार्यविधि को विदेश के अन्य भागों में जाकर भी उसको प्रचार प्रसार करेंगे। हमने देखा होगा कि हमारे पुराने उपराष्ट्रपति रहे, चाहे वेंकैया नायडू जी रहे या अन्य उपराष्ट्रपति रहे, वो भी भारत के एम्बेसडर के रूप में इसी संसदीय संप्रभुता को, संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण मूल्यों को, आधारों को विश्व के अन्य राज्यों में जाकर उनका प्रचार प्रसार करते रहे। जी बिल्कुल डॉक्टर रामकृपाल जी, बात हम उच्च सदन की कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी आज उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया, कार्यभार संभाल लिया। उच्च सदन की जब चर्चा होती है तो जाहिर तौर पर उच्च कोटि की जो डिबेट जिसकी उम्मीद की जाती है और जो पहले एक परंपरा रही है, जो हमारी हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है सदन का, जो संसदीय लोकतंत्र की एक यात्रा रही है, उसमें कई उच्च कोटि की डिबेट देखने को मिलती थी, चर्चाएं देखने को मिलती थी। क्या आप कैसे देख रहे हैं एक सभापति के रूप में, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, मैं तो समझता हूं कि जो पुराने समय में एक संसदीय गरिमा रही, मैं नहीं कहता कि बीच में, लेकिन एक दौर आते रहते हैं कई तरह के, क्योंकि राधा कृष्णन जी का जो पूरा सफर है, आज वो गांधी जी की समाधि पर गए थे। गांधी जी का एक ही सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रहा पूरी दुनिया में था कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। गांधी उससे आगे बढ़े। उन्होंने कहा था कि जो प्रतिनिधि है वो जनता का ट्रस्टी है, और उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए जी रहे हैं, तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जीऊं, ये ट्रस्टीशिप है। तो आज जो उन्होंने किया वो सीधी सीधी, अगर दिमाग में, जैसा मोदी जी ने कहा कि अगर हमारे दिमाग में है कि हम लोक सेवा के लिए आए हुए हैं, तो फिर उसमें
किसी भी तरह का जाति, पार्टीगत, दलगत सब कुछ खत्म हो जाता है। उस पद पर जो कि उच्च सदन है, जाहिर सी बात है उसको लोग इसलिए सुनते हैं, लोगों की निगाहें रहती हैं, कुछ भी होता है कि ये जो है यहां से नीतियां और इस पर बहस होगी, सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वी द पीपुल, इस बात को समझना चाहिए कि जनता के लिए, जनता सर्वोपरि है। जैसा भी कहते थे कि संविधान सर्वोपरि, मैं मानता हूं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र में सब कुछ है, राष्ट्र से ही बना हुआ है, संविधान बना है हमारे लिए, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। तो जो भी इन पदों पर बैठा होता है, हमें एक उम्मीद रहती है कि कभी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, सबका एक है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्र, और जिस तरह से मैं यही कह रहा हूं कि आपने जो ये बात कही कि हमने अतीत में बहुत डिबेट देखी हैं जी। और इतनी अच्छी अच्छी डिबेट देखी है कि मतभेद के बावजूद जो लोग मतभेद रखते थे वे भी ताली बजाते थे। अगर आपके तर्क में दम है, आपकी सारी चीजें हैं, तो एक वही है कि देखिए, जिसको हम कहते हैं विरासत और विकास, विरासत को सजोते हुए विकास की तरफ हमारी यात्रा है, और इस यात्रा को गति देने में जो जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, मैं समझता हूं सीपी राधाकृष्णन जी का जो अनुभव रहा है और उनकी पूरी पर्सनालिटी, जो सादगी और एक गांधीवादी रुख उनका रहा है, मैं समझता हूं उससे देश को बहुत मजबूती मिलेगी, एक नई रोशनी मिलेगी। और मैं जैसा मैंने कहा कि मैं हमेशा आशावादी रहा हूं, और निश्चित रूप से इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी, गरिमा को ठेस न पहुंचे, इस बात का भी मैं समझता हूं कि ध्यान रखा जाए। जाहिर सी बात है, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राधा कृष्णन जी का जो जीवन का सफर रहा है, वो एक साधारण परिवार से निकलकर नीचे से यात्रा करते हुए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया है। जाहिर तौर पे उनके जीवन के अलग अलग अनुभव हैं। महात्मा गांधी की समाधि पर जाके पुष्पांजलि अर्पित की, और शपथ के बाद जिस तरह से उन्होंने पौधारोपण किया, वो अपने में पर्यावरण का संदेश देता है। एक महत्वपूर्ण पहलू जीवन का और है, 2007 में जब वो तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष थे, 93 दिनों में उन्होंने 19,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा, रथ यात्रा की, डॉक्टर सुनील जी। और इसका मकसद देश की नदियों को जोड़ना, आतंकवाद का उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करना और अस्पृश्यता निवारण एवं मादक पदार्थों के खतरों से निपटना था। जाहिर तौर पर यह सब मुद्दे ऐसे हैं जो देश के सामने आज भी हैं, और यह दिखाता है कि राधा कृष्णन जी का ऐसे सामाजिक सरोकार के मुद्दों से कितना सरोकार रहा है। आप कैसे देखते हैं उनके जीवन के जो ये जीवन के पहलू हैं उसको? देखिए, उनका जो अनुभव रहा है, मैं तो हमेशा मानता हूं कि सीपी राधाकृष्णन जी वास्तव में एक आधारिक व्यक्ति हैं। हम उनको अंग्रेजी में ग्रास रूट्स मैन कह सकते हैं, क्योंकि उनका आधारिक अभिशासन से, ग्रास रूट्स इंस्टीट्यूशन से एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। और 19,000 किलोमीटर की जो एकता यात्रा जिसका भी आपने जिक्र किया, वो उसका प्रतिपादक है। तो एक ग्रास रूट्स मैन, मुझे लगता है कि जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो वोकल फॉर लोकल ही नहीं है, वो लोकल से ग्लोबल की ओर भी भारतवर्ष को ले जाने का एक अहम जज्बा रखते हैं। तो ये सब बहुत सारी खूबियां हैं जो उनके व्यक्तित्व में है, उनके नेतृत्व में। और हमें लगता है कि जो उनका वृहत अनुभव रहा है, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव, और अभी आपने जैसे कहा पर्यावरण को लेकर अभी जो गए हैं, वो पर्यावरण को भी लेकर उनके जो अनुभव रहे हैं, ये सभी अनुभव हमें ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यसभा की सदन की कार्रवाई में ये जरूर दृष्टिगोचर होंगे। और उनकी एक प्राथमिकता ये भी रहेगी, जैसा हमें लग रहा है, कि वो विपक्ष को इस प्रकार से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पॉलिटिक्स छोड़कर पॉलिसीज पर डिस्कशन करें, ताकि राज्यसभा जो हाउस ऑफ एल्डर्स है वहां पे पॉलिसी डिस्कशन ज्यादा हो और पॉलिटिकल डिस्कशंस कम हो। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिक्स के डिस्कशन करने में कोई प्रॉब्लम्स है, लेकिन पॉलिटिक्स में आलोचना होती ठीक लगती है, लेकिन पॉलिटिक्स में जब आरोप और प्रति आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जी का जो अनुभव है, मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई को संचालित करने में
और इन विभिन्न वृहद मुद्दों को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो राज्यसभा जो हाउस ऑफ एल्डर्स है वो संसदीय व्यवस्था में एक नई भूमिका के रूप में आएगा और उसमें राधाकृष्णन जी की जो भूमिका है अध्यक्ष पद के रूप में वो बहुत सराहनीय रहेगी। जाहिर सी बात है, आखिरी सवाल मेरा रामकृपाल जी आपसे है, क्योंकि हम बात संसद के संचालन की भी कर रहे हैं और जिस प्रकार के मुद्दे उभर के सामने आते हैं, जाहिर तौर पे राधाकृष्णन जी का अपना संसदीय एक अनुभव, लंबा अनुभव है, उनका राजनीतिक अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को 2004 में संबोधित कर चुके हैं, संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में राधाकृष्णन जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है। जाहिर तौर पर इससे हमारी जो संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा है उसको एक नई दिशा मिल सकती है। यह मौका, ये अवसर ये भी दिखाता है। आप कैसे देखते हैं इस अवसर को भविष्य के तौर पर? मैं मनोज जी सही बताऊं तो जहां मुझे कुछ चीजें जो पिछले दौरान में या बहुत पहले से, आज से नहीं, आजादी के बाद से ही कभी कभी जो चीजें जो खटकती रहती हैं, जिसको पूरा देश देखता है कि वो चीजें खटक रही हैं, मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारे अभी मित्र ने कहा, राधा कृष्णन जी जमीन के, माटी के हैं, माटी में चले हैं, माटी को उन्होंने जाना है, इसीलिए जो माटी में मिट्टी को समझ चुका है, जो धरती से जुड़ा हुआ है, वो तमाम चुनौतियों का सामना कर सकता है। मैं और एक बात कहूंगा, लोकतंत्र का की जो परिभाषा है वो है बहुमत का शासन, अल्पमत का सम्मान। एक दूसरा, एक कहा जाता है कि मैं तुमसे असहमत हूं लेकिन ये वादा करता हूं कि तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जीवंत लड़ता रहूंगा, यानी डिसेंट का भी सम्मान, लेकिन जो कुछ भी हो, डिसेंट भी हो, किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, फॉर सॉल्यूशन। तो यह है कि समस्या का समाधान की तरफ जाएंगे, न कि समस्या खड़ी करना इसलिए कि समाधान ढूंढा न जा सके। मैं समझता हूं राधा कृष्णन जी को इसमें सफलता मिलेगी। लोकतंत्र में मतभेद से सम्मान की तरफ पहुंचना, मतभेद से समाधान की तरफ पहुंचना ही लक्ष्य होना चाहिए। जाहिर सी बात है, विविधता में एकता का संदेश है, पर्यावरण का संदेश है और सबको साथ लेकर चलने का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह से निकलता है। डॉक्टर सुनील जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम बात विविधता में एकता की कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं जब बात उत्तर से दक्षिण की होती है, राष्ट्रीय एकता के संदेश की होती है, इस मौके को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उपराष्ट्रपति जी की बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि वो बहुत सामान्य परिवार से हैं, सामान्य जन हैं और वो एक ग्रासरूट्स लोकल मैन की तरह हैं। और हमेशा जो व्यक्ति ग्रासरूट से जुड़ा होता है वो लोकल से नेशनल और नेशनल से ग्लोबल, इसके बीच में एक महत्वपूर्ण लिंक बना के रखता है। तो उनका अगर हम लोग पास्ट रिकॉर्ड देखें तो राधाकृष्णन जी ने अपने अनुभवों के आधार पर और अपनी कार्यकुशलता के आधार पर उस लिंक को बनाए रखा है। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति, जो नेतृत्व लोकल से नेशनल, नेशनल से ग्लोबल की बात करता हो, वोकल फॉर लोकल करता हो, उसके लिए भारतीय संदर्भ में नॉर्थ साउथ डिवाइड हो या ईस्ट वेस्ट डिवीजन हो, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखता है। और मैं फिर कहूंगा कि मतभेद किसी भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गीता में भी कहा है कि हमें विरोध सुनने की और सहने की आदत होनी चाहिए, लेकिन हमें इन मतभेदों को मनभेदों परिणित नहीं होने देना चाहिए। और राधाकृष्णन जी इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में सबकी उपस्थिति उनकी स्वीकार्यता का बोध कराती है, उनकी सादगी, उनकी श्रेष्ठता और उनका कुशल नेतृत्व। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में राज्यसभा को और संसदीय संप्रभुता को, संसदीय लोकतंत्र को वो गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के नए पायदान पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जी, डॉक्टर सुनील जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल
और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।